हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है उसके हवाले से जो मज़ीद डेवलपमेंट है वो। फिर बात करेंगे मेजर गौरव आर्या की। आखिर मेजर गौरव आर्या हैं कौन, ये जानते हैं, लेकिन बानी PTI हमला केस का फैसला भी आ गया है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब मैं ये भी बताती चलूँ कि टिकटॉकर्स पर शायद बुरा वक्त आया हुआ है। पहले रजब भट्ट जो कि इश्तिहारी हैं, काशिफ ज़मीर जो हिरासत में है, लेकिन अब डकी भाई के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। आखिर वो क्या है, चलिए आगे जानते हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, जो कशीदगी चल रही है, उसमें मजीद डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि एक तो मगरबी दुनिया से काफ़ी आवाज़ आना शुरू हुई है कि इंडिया ख़ास तौर पे उसके सर पे जो भूत सवार है लड़ाई का, जंग का और कशीदगी वो चाहता है, उसमें जो है वो कमी आनी चाहिए। UNO ने दोनों कंट्रीज से ये दरख्वास्त की है कि इस दौर में दोनों एक न्यूक्लियर पावर है और मुतहम्मल नहीं हो सकते किसी नई जंग का। और क्योंकि ये भी कहना है UNO के जो करता धरता है उनका कि अब अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो ये तीसरी जंग अज़ीम में बदल सकती है ये लड़ाई। तो UNO ने दोनों से दरख्वास्त की है कि आप जो है इस पे नज़रसानी करें और ये जो भी वाक़या हुआ है उसकी तहकीकात हों, उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, ना कि आप जो है वो एक जो है जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लें। अच्छा, उसके एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के लिए UNO का डेलीगेशन जो है वो इंडिया भी जा रहा है और पाकिस्तान भी आ रहा है किसी भी वक्त पाकिस्तानी हुकूमत से बात करने के लिए, यहाँ की अस्करी क़यादत से बात करने के लिए, इसी तरह भारतीय हुकूमत से बात करने के लिए और उनकी अस्करी क़यादत से बात करने के लिए UNO का डेलीगेशन वो किसी भी वक्त जो है इंडिया और पाकिस्तान पहुंच जाएगा, दौरा करेगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ अब मसला ये है कि मोदी सरकार जो है उसको मुल्क के अंदर गहरी तनकीद का सामना है। वहाँ पे अब ये भी एक राय कायम की जा रही है, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं और वहाँ की जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, मैंने कल भी जिक्र किया था उनका, कि वो नहीं मान रहे इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को और इस सारे ड्रामे को और इस स्क्रिप्ट को बाय नहीं कर रही इत्तेहादी जमातें। और उनका ये कहना है कि सिंतास मुआहिदा जो है उसको मुअत्तल करने की बजाय या इस तरह की कशीदगी बढ़ाने की बजाय टेबल टॉक की जाए माजी की तरह और इस मसले को टेबल पर हल किया जाए, मैच्योरली, ना कि मैदान में हल किया जाए, ना कि फ़िज़ाओं में बमबारी के ज़रिए हल किया जाए, ना कि टैंकों और तोपों की गन गरज के साथ हल किया जाए। तो एक इस सारी सूरत हाल का भी सामना है। मगर या ये बात भी एक तरह हकीकत है कि फ़ैसला जो है वो तो वज़ीर आज़म इंडिया नरेंद्र मोदी ने करना है और वहाँ की जो अस्करी क़यादत है उसने करना है, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी काबीना और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला करना। आरा तो आ सकती हैं, यहाँ की इत्तेहादी जमातों की तरफ से आ सकती हैं, यहाँ के रिटायर्ड जजेस की तरफ से आ सकती है, रिटायर्ड जर्नलों की तरफ से आ सकती है, लेकिन डिसीजन जो है वो तो आज गेंद जो है वो उनके कोर्ट में है, फैसला तो उन्होंने करना है। वहाँ के एक बड़े मशहूर जज हैं, उनके जो फैसले हैं वो बड़े पॉपुलर फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, समथिंग कांजू उनका नाम है। उनका ये कहना है कि भारत पर जो जंगी जुनून तारी है ये बिल्कुल फिर आखिरी जंग साबित हो सकती है भारत के लिए। उनका ये कहना है कि भारत की इकॉनमी पिछले कुछ अरसे में बड़ी बेहतर हुई है। तो और वो कंपैरिजन इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर इंडिया इस तरह का एडवेंचर करता है और इस न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो उसमें भारत का नुकसान है, उसकी इकॉनमी गिर जाएगी और उसके बाद भारत के लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनका एक नुक्ता नज़र है और उनकी एक राय है भारतीय हुकूमत के लिए भी और भारतीय अस्करी क़यादत के लिए भी। उन्होंने बरमला ये बात की है कि इसी तरह की और बहुत सी आवाज़ें हैं और उन्होंने जो रिटायर्ड एक उनके जर्नैल और फौजी मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के वो
चाचा कर रहे हैं, तो उन्होंने बकवास का वर्ड भी यूज़ किया है। जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कांजू, उन्होंने कहा कि ये रिटायर्ड भारतीय जर्नैल जो हैं वो चैनल्स पे सस्ती शोहरत के लिए बकवास कर रहे हैं और हवा दे रहे हैं इस आग को, जो कि जिससे वो खुद भी नहीं बच पाएंगे। तो ये वो बड़ी एक जहां दीदा उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इसी तरह की और भी आवाज़ें मुख्तलिफ जो है उनकी इत्तेहादी जमातें उनकी तरफ से उठ रही हैं। अच्छा, अब यह है कि इसके साथ ही साथ जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने अपने सफारतकारों को ये टास्क सौंपा है एक रोज़ कबल। उसमें बहुत सारे नाम हैं उन कंट्रीज़ के कि आप जो है वो अपना रोल अदा करें और दोनों मुल्कों के एक सफारती महाज पर जो है कोशिश करें इस आग को ठंडा करने की, इस लड़ाई को जल्द अज जल्द ख़त्म करने की और दोनों मुल्कों को टेबल टॉक पर रजामंद करने की। अच्छा, ये वाला जो फैक्टर है ये मुझे कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता जितना कि यूएनओ का एक फौरी इंटरफेरेंस है उसकी निस्बत। इसके साथ ही साथ 2 रोज़ कबल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मुबैना तौर पे आया था। तो ज़ाहिर है मजम्मत इस वाक़े की करने के साथ साथ उन्होंने कोई भारत की तरफ थोड़ा सा उनका टिल्ट लगा उनके जो है वो गुफ्तगू में। मगर आज उनकी एक वीडियो जो किसी प्लेन के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे हैं किसी गैर मुल्की एजेंसी से, न्यूज़ एजेंसी से, तो उसमें उन्होंने कोई थोड़ी सी बैलेंस बात की है कि उन्होंने कहा कि कश्मीर ज़ाहिर है कि एक इशू है और ये बड़ी देर से दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहा है, मगर इस पर इस हद तक जो है दोनों मुल्कों को नहीं जाना चाहिए कि जंग में बदल जाए, तीसरी तनाज़ा। जंग। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जो है वो ये भी कहा है कि पाकिस्तान से हमारा एक दरीना ताल्लुक़ है, ये भी उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक दोस्ती के रिश्ते की बात की है। इसी से मिली जुली एक खबर वेस्ट से ये है कि लंदन में और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी मुजाहरा कर रही है और वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी जो है, वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली, वो बाज़ मुकामात पर आमने सामने भी हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से हमारे पास कुछ फुटेजेस मसूल हुई हैं। अभिनंदन की बड़ी तस्वीर वाले पोस्टर और उसके नीचे चाय के स्टॉल्स हैं और वो चाय के जो है ना वो हमाम रखे हैं और वहाँ पे चाय पिलाई जा रही है। तो इस तरह का एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो भी हो रहा है। तो मैं अभिनंदन की जब याद आती है तो चूँकि उस वक़्त जो सूरत हाल बनी और जिन जिन ताकतों ने इंटरफेयर किया और पाकिस्तान ने बड़ा ही एक यही जो जज हैं कांजू, उन्होंने कहा कि पुलवामा वाक़े में पाकिस्तान ने इंतहाई एक अक्लमंदी और दानिशमंदी से जो है वो अभिनंदन को वापस भेज के बहुत बड़ी लड़ाई जो है ना उसको होने से बचा लिया। ये भी इन्होंने कहा कांजू साहब जो हैं। बड़े सुलह जो टाइप लगे हैं मुझे, मफामती टाइप जज हैं ये। और मुझे लगता है जब ये केस वेस भी सुनते होंगे तो ज़्यादा पार्टियों की कोशिश करते होंगे सुलह ही हो जाए। केस इन्होंने फैसला कम ही किया होगा ज़िंदगी में, जो मुझे लग रहा है। तो इनके फैसले पढ़ेंगे किसी वक्त हम एक आध दिन में। ये बड़े डिस्कस हो रहे हैं इस वक्त पूरी वर्ल्ड में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो इनके फैसले भी पढ़ते हैं कि इन्होंने कौन कौन से फैसले, ये यानी कि सुलह जो टाइप जज नहीं होता कि हमें दोनों पार्टी ने कहा कि यार बाहर जाके सुलह कर लो, यानी कि इनके दौर में तलाक़ें भी कम हुई होंगी इंडिया में। अच्छा, अब ये है कि अभिनंदन जब मुझे याद आता है तो मुझे अब जो लग रहा है सूरत हाल हमारे यहाँ कि अब अभिनंदन टाइप कोई करैक्टर आएगा तो वो वाघा बॉर्डर से या किसी फ़्लाइट से वापस नहीं जाएगा, वो जाएगा पार्सल में वापस जाएगा। ये मैं तैयारी बता रहा हूँ अफवाज पाकिस्तान की और पाकिस्तान की कि वो आएगा तो जाहिर है कि अपने तरीके से, लेकिन वापस अब इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हम पार्सल में भेजेंगे। अब वो पीसीस कितने होते हैं, छोटे बोटी करते हैं, बड़ा करते हैं, पूरा ही पैक करके भेज देते हैं, लेकिन तय है कि वापस ताबूत जाएंगे, ना कि चाय पिला के जो है वो इंडियन हाई कमीशन के हवाले किया जाएगा और वो बॉर्डर क्रॉस करेगा और एक जो है ना इस तरह की सूरत हाल वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नहीं, अब लोग उसके बारे में बातें करेंगे। एक था भारत जैसे होता है ना कहानी, एक था भारत, तो इस तरह की सूरत है कि एक था अभिनंदन, एक था कुलभूषण यादव और एक था कोई हिंदू इंतहा पसंद। तो अब इस तरह की सिचुएशन बन गई है। इधर तैयारी अब ये है कि फौज पाकिस्तान हर तरह की हरकत,
हर तरह के जो है एडवेंचर का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और बल्कि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि हालिया ओवरसीज़ कन्वेंशन में सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक जो है वो अपने ख़िताब के दौरान एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो हमेशा लगा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, उस पर एक तराना भी आया। वो तराना भी जो है RNN पे नाजरीन सुन सकते हैं, वो हमने अपलोड कर दिया है। वो बड़ा एक ज़बरदस्त तराना है जो हम अपने पहले 1-2 दिन पॉडकास्टों में बात कर रहे थे। वीना मलिक से बात हो रही थी और हम 65 और 71 की जो जंगें हैं उसमें हम याद कर रहे थे मलका तरन्नुम नूरजहां के तराने, और उसके बाद शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के तराने, और शौकत अली साहब जो हैं उनके तराने, और इस तरह के उस्ताद अमानत अली ख़ान और उस वक्त के जितने बड़े नाम हैं, इन्होंने एक प्रैक्टिकली सॉलिडैरिटी की उन तरानों के ज़रिए, और कौम के जज्बात और फ़ौज पाकिस्तान के साथ एक जो है वो शाना बशाना एक एहसास इज़हार यकजहती का। तो एक तराना अभी आया है, वो उस नारे पे जो सिपा सलार ने लगाया कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये उसकी लाइन है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो अब एक और इशू मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि इंडियन मीडिया में और वहाँ के जो नाम नहाद वो चूहे हैं जो सिर्फ AC वाले स्टूडियोज़ में बैठ के चाँचा कर रहे हैं, वो कुछ नाम ले रहे हैं। मैं जैसे वो आजकल हाफिज़ सईद साहब का नाम जो है वहाँ पे बड़े चर्चे हैं उनके, और मौलाना मसूद अज़हर साहब का नाम, और इसी तरह बहुत पॉपुलर हैं इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इंडियन मीडिया में, और बड़ा उनको जो है ना वो लफ्ज़ी गोलाबारी की जा रही है वहाँ पे जो वो कर सकते हैं सिर्फ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि काबिल एहतराम जो हाफिज़ सईद साहब हैं वो तो बिल्कुल आजकल एक रेस्ट पे हैं, बेड रेस्ट पे हैं, उनकी कोई तबीयत नासाज है काफ़ी अरसे से, और उनके साहबजादे जो हैं वो इंतखाब लड़ते हैं कौमी असम्बली का, यानी कि वो पूरी तरह कौमी धारे में है। यही इसी तरह की सूरत हाल मौलाना मसूद अज़हर साहब की है। तो ये वहाँ पे इस तरह की कुछ बाज़गश सुनने में आई कि जी उनके यहाँ जो कोई मदरसे हैं या उनकी जो रिहाइश गाह है उसको जो है वो ट्रेस करके और उसको निशाना बनाने की बात। तो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी पाकिस्तानी पर आप हाफिज़ सईद से लेके और मौलाना मसूद अज़हर से लेके या किसी भी पाकिस्तानी की किसी रिहाइशगाह को या किसी को निशाना बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस शख्स को टारगेट किया है। ये पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन मैं एक खौफ और टेरर बता रहा हूँ इन शख्सियात का, ये जो हैं किस तरह से उनके असाब पर ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सवार हैं, और दिन रात जो है ना वो एक इन्हीं की फिल्म का डायलॉग है कि जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा गब्बर आएगा। तो वो अब वहाँ पे जो है ना यही सूरत हाल है कि कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा हाफिज़ आ जाएगा। तो अब ये हम हाफिज़ साहब के लिए भी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा वहाँ पे जन्म लिया उसने। दूसरी बात यह है कि जब फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी लगाई गई है तो अब ये पहले वो रिज़ल्ट आने शुरू हो गए, जो नताइज आना शुरू होते हैं ना, तो ये फौरी रिज़ल्ट ये आना शुरू हुए हैं कि दिल्ली से उड़ने वाली परवाज़ें जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हो गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद जो है उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत में जितने गैर मुल्की सियाह और टूरिस्ट मौजूद थे और इवन बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वो फौरी तौर पे भारत छोड़ने के लिए इस वक्त जो है ना वो फ़्लाइटें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद उन पर वो जो है बंद कर दी गई हैं और एयरपोर्ट्स पे इतना रश है और टिकट्स जो हैं वो 2 गुना हो गए हैं। 50,000 का टिकट इस वक्त बताया जा रहा है, वो 90,000 इंडियन जो है वहाँ तक पहुँच गया है, 1 लाख इंडियन तक पहुँच गया है, और इसी तरह 1 लाख वाला 2.25 लाख पे चला गया है, 2.25 लाख वाला 4 लाख पे चला गया है। टिकट्स महंगे हो गए हैं, रश बढ़ गया है, फ़्लाइट्स जो हैं वो तख़ीर का शिकार हैं, और एक उनके मेहमान अभी बड़े मुतासर हुए हैं। अमेरिका के नायब सदर आए हुए थे, पता है आपको? बिल्कुल। कई घंटे उनको वेट करना पड़ा, उनका जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर सका दिल्ली से। वजह सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान ने इंडियन परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पहला जवाब है और ये पहला जो है एक नुकसान है जो
और इससे ये भी इतलात आ रही है कि आइंदा कुछ दिनों में शायद बहुत सी इंडियन एयरलाइंस जो हैं उनका जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया जाए। तो इस तरह की सूरत हाल का भी सामना है। अब ये है कि एक किरदार जो है वो आप डिस्कस कर रही थी शुरू में, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या। अब ये देखें, मुझे पहले ही पता था, ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये मेजर जो है, ये मुझे कोई फिल्मों में नहीं हमें को मेजर रखा होता कि आपका रोल मेजर का है, ये फिल्मी टाइप मुझे करैक्टर लग रहा था। आज मैंने इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो ली हैं। इसकी डिटेल्स ये हैं मौसूफ की कि ये भगोड़ा मेजर है, ठीक है, और ये 5 साल की सर्विस के बाद भाग गया फौज से। इसको तो ढूंढते रहे कहाँ चला गया यार मेजर भाग गया। 5 साल में तो इधर हमारे यहाँ बच्चे को पैम्पर चेंज करना नहीं आता, तो इसने कुछ जंग भी सीख ली है और ये दफाई तज्जियाकार भी बन गया है, और हराम है कि ये कहीं मोहल्ले की लड़ाई में भी मेजर ने कभी हिस्सा लिया। और इसका दिल्ली से ताल्लुक़ है, कोई इसका फ़ौजी जो है वो बैकग्राउंड नहीं है और ना ही कोई अस्करी विरासत है। तालीम और कैरियर में भी इसके तजाद बताया जाता है। अच्छा, इस पर थोड़ा सा मैंने काम किया है। ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, वहाँ से इसने एक मुबैना तौर पे पता नहीं ग्रेजुएशन की है कि नहीं की, फिर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए 5 साल के लिए फ़ौजी मुलाजमत इसने ली है। ये बड़ा मशकूक किरदार है, पता है आपको। ये इधर ना बलूचिस्तान और ये दावा करता है कि BLA वगैरह के ये राब्ते में है। मैं बताऊँ, इसके ये 5 साल करियर पे भी कोर्ट मार्शल हो जाना। ये मशकूक किरदार है। ये उधर की इन्फॉर्मेशन इधर देता है, ये फपे कुटन टाइप मेजर है, और इधर की इन्फॉर्मेशन उधर देता है। ये कुछ लोगों से एग्जैक्टली और ये जिस किस्म का जासूस है ना, इसकी अभी तक समझ नहीं किसी को आ रही कि ये किस तरह का जासूस है। ये इंडिया के लिए काम करता है या पाकिस्तान के लिए काम करता है, क्योंकि ये उधर की इन्फॉर्मेशन इधर पास करता है। मेरे पास कुछ वाक़यात हैं, वो मैं किसी वक्त आपसे शेयर करूँगा कि ये किसको इन्फॉर्मेशन पास करता है यहाँ पे। और इधर की कुछ चीज़ें इकट्ठी करके और ये हमारे चैनल्स देख के और हमारे इस तरह के कुछ शोज़ देख के और कुछ कहानी बना के और इधर की चीज़ें ये उधर, और एक आले वाला ख़त होता है। ज़ाहिरी बात है कि एटमी ताकतें जो होती हैं, जब इनमें कभी कोई कशीदगी होती है तो बात लड़ाई की होती है। और एक इंडस वाटर ट्रीटी है, वो सब बच्चे को याद हो गई अब तो। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? 3 दरिया, ठीक है। और अगर आप रिवर नील की बात करते हैं तो उसकी कहानी क्या है, तो ये तो सबको पता है। अब इसी पे बैठ के इसने जो है ना वो अपना सोशल मीडिया चमकाना है, और एक पब्लिक टीवी है उसमें इसकी नौकरी थी। तो ये इस किस्म का मशकूक करैक्टर है, और बिल्कुल ये तौहीन है, चाहिए उस कंट्री की आर्मी का मेजर है, तौहीन है इसको मेजर कहना कि ये तो भगोड़ा है। थोड़ा अरसा गुजार के इसने वो यूनिफॉर्म के साथ ये फ़ोटो सेशन ही करवाया इसने यूनिफॉर्म। जैसे आप जो है ना थोड़े दिन के लिए यूनिफॉर्म पहन लें और अपनी तस्वीरें बनवाएं और गायब हो जाएं, ये इस तरह का ये मेजर है। और बातें वो इतनी बड़ी बड़ी करता है कि जैसे जो है ना वो उसके तज्ज़िये पे चीफ ऑफ आर्मी इंडिया ने फ़ैसला करना है, उसके तज्ज़िये पे वो चाय वाले जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने फ़ैसला करना है। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट करैक्टर है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो कांजू साहब ने कहा बकवास करने वाली बात, बकवास कदरे वो बेहतर कर लेता है दूसरे लोगों की निस्बत। ठीक, लेट्स सी आगे क्या होता है। जिस तरह से वो इमेच्योरली प्ले कर रहे हैं इंडिया वाले, अगर टेबल टॉक करें वाइजली तो बहुत से मामला जो है वो दुरुस्त हो जाए। बहुत सी चीज़ें जो है वो मंजर आम पर आए, लेकिन बेहतरीन तरीके से, जिससे पाकिस्तान और इंडिया दोनों की बेहतरी हो। मूविंग ऑन, जब बात करते हैं बानी पीटीआई के हमला केस की, ये बताएं फैसला आ गया। हाँ, ये वही केस है ना जब ये लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान जा रहे थे वज़ीराबाद के करीब, एक हमला हुआ था, उसका फ़ैसला आज आया है। वो मैं खैर फ़ैसला ही हम पढ़ देते हैं, ना कि उसमें यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नईम सलीम साहब ने बानी पीटीआई हमला केस का फ़ैसला सुनाते हुए मुलज़म नवीद को कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 7 के तहत 2 बार उम्र कैद की, जो मैं आपसे कह रहा था, 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, 10 लाख रुपए जुर्माना किया है, जबकि दीगर दफ़ात में मजमूई तौर पर 94 साल कैद और 22 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यानी कि इन मसूफ की तो जो है ना वो ज़िंदगी अब गुजरेगी कैद में।
अच्छा, उसके बाद 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद के अल्लाह वाला चौक में बानी पीटीआई के कंटेनर पर फायरिंग के नतीजे में बानी समेत 7 अफराद जख्मी, जबकि एक पीटीआई कारकुन जाँ बहक हुआ था। असल में वो जो शख्स जाँ बहक हुआ उसके इशू पे जो है ना ये उम्र कैद का मुर्तकब पाया गया और अदालत ने शक का फ़ायदा देते हुए मुलज़म वकास और तैयब भट्ट को बरी कर दिया। यानी कि आज ये मुलजमान कैफरे किरदार को पहुंच गए जिन्होंने बानी पीटीआई के कंटेनर पर जिस शख्स ने अटैक किया। और फिर हैरत अंगेज़ तौर पे कुछ ही देर बाद एक वीडियो आ गई और उसने एतराफ़ कर लिया और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया नवीद ने, और आज नवीद को 2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। बहुत अच्छी बात है कि फैसला सही वक्त पर आ गया। मेरा ख्याल है कि बाकी केसेस के फैसले भी इसी तरह जल्दी जल्दी आ जाने चाहिए। हम जहां अप्रिशिएट करते हैं बर वक्त जरूर आ जाने चाहिए। इंसाफ किसी को जब मिल जाता है, जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं उन कोर्ट्स को, उन काबिल एहतराम जजेस को, वहीं जो है बहुत सारे केसेस हमारे 20-20, 30-30, 40-40 साल उनका फैसला नहीं आता। आप देखिए ना वो जो है रिस्पेक्टेड मिस्टर भुट्टो, उनका जो केस का फैसला आई थिंक 40 साल बाद आ रहा है तकरीबन। जी बिल्कुल 40 बिल्कुल। तो देखिए उसमें कितना फर्क है, तो इसमें कितना फर्क है। बिल्कुल। तो बाकी केसेस पेंडिंग नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, जरूरत रिफॉर्म्स जो है ना, बाकी केसेस के फैसले भी आ जाने चाहिए। वो बड़ा तनकीद का शिकार रहते हैं साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार, और मेरी उनसे चूँकि उसके बाद कुछ मुलाकातें भी रहीं और जहाँ उनके बहुत से फैसलों को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है, वहाँ उन्होंने कोशिश की थी रिफॉर्म्स की। मेरी खुद उनसे बात हुई तो वो चाहते थे अदालती रिफॉर्म्स, मगर बदकिस्मती से वो नहीं कर पाए। लेट्स सी सर, हमें तो यही उम्मीद है कि जो केसेस पेंडिंग है उनके जल्दी से फैसले आएँ, अच्छे हो या बुरे हो, आ जाने चाहिए, रैप हो जानी चाहिए ये चीज़ें, ताकि आगे की सोची जाए आगे। अच्छा, मुझे एक बात पे एतराज़ है, देखिए अच्छे या बुरे हों, यानी कि फैसले आप चाहते हैं कि फैसले निबड़ जाएं, चाहे वो अच्छे आए, ये उसी तरह की बात है। वो वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा था डिग्री तो डिग्री होती है, जेली हो असली हो, ना देखिए मेरी बात सुने, ये फैसला आया ना सर कि मुल्ज़िम को सजा दी गई है, इंसाफ पर है ना, इंसाफ, इसको अच्छा कह रही हूँ, इंसाफ पर मबनी फैसला, इंसाफ पर मबनी फैसला हो। अच्छे से मुराद है कि अगर तो डिजर्विंग है तो प्रॉपर तरीके से उसको सजा दी जाए। ये फायरिंग करने वाले शख्स के खिलाफ जो फैसला है ये तो अच्छा फैसला है, इसको तो हम अप्रिशिएट ही करेंगे, इसको तो हम कभी, हाँ मैं भी इस शख्स की फैमिली के लिए, इस शख्स के लिए ये बुरा फैसला हो, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा फैसला। टिकटॉकर्स पे क्या कोई बुरा वक्त आया हुआ है? पहले रजब भट्ट पर जो भी मामला उनके ऊपर बरसा है, उसके ऊपर वो इश्तिहारी हो गए हैं। काशिफ ज़मीर जो है, पहले उन पर एफआईआर होती है, अब वो हिरासत में हैं। अब डक्की भाई की बात करते हैं, तो ये बताएं कि डक्की भाई पर पर्चा क्यों हुआ है? ये डक्की भाई चौथा है, तीसरा भूल गई हैं, पतलू भी गिरफ्तार, मुबैना तौर पे दुबई में, अब पता नहीं वो दुबई से गिरफ्तार ये पर्चा हुआ है। असल मसला पता है क्या? असल मसला ये है कि ये इंतहाई एक जाहिल कम्युनिटी है। ये जितने आपने नाम लिए हैं, ये इनको मैं इनोसेंट भी कहूँगा, ये इनकी मासूमियत भी है, ये इनकी लैक ऑफ एजुकेशन भी है, और ये इनकी जो है ना एक बहुत कम अरसे में शॉर्टकट के ज़रिए मकबूलियत और बेजा जो है ना वो दौलत का आ जाना भी है। तो वो आपने खुद ही बता दिया, वो रजब भट्ट जो है वो किस तरह के ब्लंडर्स और किस तरह की हरकत करके वो इस वक्त मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं और मुल्क से फरार हो चुके हैं। उसके बाद ये जो काशिफ ज़मीर है उसके 14 मुकदमे हमने गिनवा दिए, वो इस वक्त कैंप जेल में पड़ा हुआ है। वो पतलू जो है दुबई में गिरफ्तार हो गया था, आई डोंट नो पिका टाइप किसी केस में या मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना तौर पे केस में। और अब ये जो करैक्टर है डक्की भैया, इसका इतना अच्छा नाम है कुछ साद रहमान समथिंग नाम उसने अपना रखा हुआ डक्की भाई, यानी कि हैरत है कि आप शोहरत के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं। इन पे इल्ज़ाम सब पे क्या है? इल्ज़ाम मोस्टली इन पे ये है कि ये अपनी माएँ और बहनें दिखाते हैं, अपनी फैमिलियाँ दिखाते हैं, अपनी बीवियाँ दिखाते हैं। इनके बारे में जो मैं पढ़ता और देखता हूँ, इन पे ये तनकीद की जाती है कि ये अपना एक चादर और चारदीवारी जो है ना वो अपना घर, अपना बेड और अपनी प्राइवेसी दिखा के ये पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, अब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी जो है ना वो एक सेल्फ, एक रिस्पेक्ट कह लें और एक गैरत कह लें, और वो तो इनकी ज़हनी हालत हो गई। अब ये इन्होंने क्या हरकत की डक्की साहब ने,
इसमें कोई मोटरवे पुलिस का कमाल नहीं है। मजे की बात क्या है, ये मोटरवे पे जा रहे हैं 200 की स्पीड पे और ये लेटे मर पाँव के साथ ये बंदा गाड़ी चला रहा है। अब इसकी ज़हनी हालत आप देखिए। अच्छा, गाड़ी तो चला लिया आप, उसके बाद खुद ही उस वीडियो को गाड़ी के मीटर के शॉट समेत ये अपलोड कर देता। जब अपलोड करता है तो एक जो मोटरवे एहलकार हैं वो कहीं यूट्यूब देखते देखते वो क्लिप उनकी नज़र से गुजरता है और वो इस पे पर्चा दे देते हैं और वो जो है ना वो इसको गिरफ्तारी की कोशिश शुरू हो जाती है। तो यानी कि यूट्यूब का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है 2025 में मोटरवे ने उठाया है। तो इतनी फोर्स है। और नहीं जब तो आप ही देखें ना, जब वो गैर पाँव से कानूनी गाड़ी हरकत। चलाते हुए जा रहा था उस वक्त वो तब पुलिस कैमरा का से थी, डिटेक्ट नहीं किया? वो सीसीटीवी कैमराज कहाँ पे, मोटरवे के कैमराज क्या कर रहे थे, वो कहाँ पे उस थे। वक्त और क्या? देखिए ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है कि उस वक्त ऑन द स्पॉट क्यों नहीं पकड़ा गया? यहाँ एक चलें, एक एफआईआर तो दे दिया आपने डकी पे कि उसने ये हरकत की, लेकिन मोटरवे पुलिस खुद भी एक्सपोज हुई है कि जब वो सारा सफ़र करके वापस भी आ गया, चला भी गया, तो उस वक्त आप नहीं पकड़ सके। उसने तो खुद आ बैल मुझे मार वो वीडियो अपलोड की। और इसको मैं जहालत कह रहा हूँ कि आपने काम कर लिया, गैर कानूनी काम कर लिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो जो है वो नकदा तोखा वो जो है अपना करैक्टर, वो एक गुजरात की एक शादी में फायरिंग कर रहा था तो मलकू, और वो फायरिंग की वीडियो उसने अपलोड कर दी। और वीडियो अपलोड होने के बाद गुजरात पुलिस हरकत में आई और उस पर एफआईआर हो गई नाजायज असले की और मतलब उस हवाई वक्त आप फायरिंग लोग की। किधर सो रहे होते हैं। बिल्कुल, तो ये इनके साथ हुआ जी, लेकिन आप डकी ये के साथ। देखिए, ठीक है पर्चा हुआ है, बिल्कुल ठीक है कि गैर कानूनी हरकत आप करके फैंस को क्या बता रहे हैं, प्रोवोक करें कि आप लोग भी ऐसी हरकतें करें, स्टीयरिंग पे पाँव रख के गाड़ियाँ चलाएं। ये तो अपने आप को मतलब कि सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली बात है। खुद भी अपने आप को खुद और मारने वाली बात दूसरों है। को भी, दूसरों के लिए आप भी क्या खतरा है सिखा ना रहे हैं? भाई, दूसरों के लिए भी अगर खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है तो दूसरी गाड़ियों और दूसरे जो लोग सफर कर रहे हैं उनका उनके क्या लिए कसूर कितना है? बड़ा खतरा है। 200 की स्पीड ऐसा पर आप गाड़ी शख्स। चला रहे हैं। बिल्कुल, इसका तो मैं कहता हूँ सारी जिंदगी के लिए ड्राइविंग पे पाबंदी लगा देनी चाहिए ऐसे शख्स पे। उम्मीद है कि जो टिकटॉकर्स हैं, बल्कि जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर, वो सोशल मीडिया का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, गैर कानूनी तरीके से नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी अपलोड ना ही करे जो कि मेरे ख्याल से इलीगल है, जिसका जो है नुकसान ही नुकसान है और कोई फ़ायदा नहीं है। वरना इन दी एंड आप क्या देखते हैं कि आप पे पर्चे हो रहे हैं और आपको बाद में जो अकल आनी वो पहले ही आ जाए तो बेहतर नहीं। थैंक यू सर, हम लोग मजीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, पाकिस्तान इंडिया के स्पेशली। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।